हेलो और वेलकम बैक टू एग्जाम विजन एकेडमी। आज के इस नए डीप डाइव में हम एक बहुत ही जादुई और मिस्टीरियस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं, जिसे द अल्केमिस्ट कोड भी कहा जाता है। ओह, द एल्केमिस्ट कोड। मतलब आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल सही। और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना ये चैप्टर मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। अच्छा, मतलब इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। इस टॉपिक से ना सिर्फ बैलेंसिंग वाले न्यूमेरिकल्स बल्कि एमसीक्यूज भी बार बार पूछे जाते हैं। ओह वाओ। तो मतलब आज का ये सेशन तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एकदम सही। हाँ। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय ना बहुत गहराई से समझें। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सर शुरू करें फिर आज का ये साइंस वाला मैजिक। बिल्कुल। चलो अब हमारी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का असली जादू। अब विज्ञान में ना पुरानी पहचान पूरी तरह से खोकर एक नया रूप ले लेना, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कोई चीज पूरी तरह बदल जाए। हाँ, जैसे इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बिल्कुल ही नया पदार्थ बनाते हैं। होता क्या है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, वो वाला एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। और एक बात ध्यान रखना, इन पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ना शुरुआत में हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वो गर्मी हो या प्रकाश। सर यहाँ मेरा एक डाउट है, क्या हम जो सांस लेते हैं मतलब रेस्पिरेशन, क्या वो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया है? अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये एग्जाम अलर्ट भी है। यही पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। वेट, सच में सांस लेना एग्जाम में आता है? हाँ बिल्कुल। श्वसन यानी सांस लेना एक 100% रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें हमारे शरीर का ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमारे लिए ऊर्जा बनाते हैं। इसको बिल्कुल स्किप मत करना। ओह, अब समझी। मतलब हमारी बॉडी में भी हर वक्त रिएक्शंस चल रही हैं? सही कहा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि कोई रिएक्शन असल में हुई भी है या नहीं। तो इसके लिए विज्ञान में हमें 4 जासूस दिए हैं। 4 जासूस? वो कौन कौन से हैं? हाँ, पहला जासूस है अवस्था में परिवर्तन, मतलब कोई सॉलिड अचानक लिक्विड या गैस बन जाए। दूसरा है रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे का भूरा हो जाना। अच्छा, रंग बदलना। और बाकी दो। तीसरा है किसी नई गैस का निकलना। और चौथा जासूस है तापमान में अचानक से बदलाव आना, मतलब बर्तन खुद ब खुद गर्म या ठंडा हो जाए। एक सेकंड सर, क्या ये चारों बदलाव मतलब अवस्था, रंग, गैस और तापमान, इन चारों का एक साथ होना जरूरी है तभी हम उसे रिएक्शन मानेंगे? और ये रहा एक और एग्जाम अलर्ट। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। ये क्लियर कर दूं कि इन चारों का एक साथ होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मतलब कोई एक भी हो तो चलेगा? हाँ, इन 4 संकेतों में से अगर कोई एक भी हमें दिख जाए तो वो साबित कर देता है कि रासायनिक बदलाव हो चुका है। ये तो काफी सिंपल है। कोई एक जासूस मिल जाए तो काम हो गया। बिल्कुल। अब इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अब इन अभिक्रियाओं को विज्ञान की भाषा में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। मतलब वो इक्वेशंस और फॉर्मूला वगैरह। बिल्कुल। जो पदार्थ अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, जिन्हें तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिसे दाईं ओर लिखते हैं। और वो जो बीच का तीर होता है वो डायरेक्शन दिखाता है ना? एकदम सही। और इन्हें पूरे शब्दों के बजाय प्रतीकों यानी सिंबल्स में लिखा जाता है। सर, सिंबल्स में ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। समीकरणों के नीचे छोटे छोटे ब्रैकेट्स में AQ और L लिखा होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है? हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट है। तो यहाँ एक मेमोरी ट्रिक देता हूँ। बोर्ड स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना। हाँ, बताइए ना। देखो, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, जिसे इंग्लिश में एक्वस कहते हैं, मतलब पानी में घुला हुआ मिश्रण। और L का सीधा सा मतलब है प्योर लिक्विड या शुद्ध तरल, जैसे पानी खुद। ओ, तो L मतलब प्योर लिक्विड और AQ मतलब वो चीज पानी में घुली हुई है। गॉट इट। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो विज्ञान के सबसे कड़े नियम के बारे में है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? हाँ, ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी गायब नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के एकदम बराबर होता है।
और इसी वजह से हमें हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरणों को संतुलित यानी बैलेंस करना पड़ता है। सही, यहाँ ना मेरा एक बहुत ही रोचक सवाल है। अगर रिएक्शन के दौरान कोई गैस बनकर उड़ जाए तो क्या तब भी वजन बराबर ही रहेगा, क्योंकि गैस तो उड़ गई ना? हाँ हाँ, ये बहुत ही स्मार्ट डाउट है और ये एक और एग्जाम अलर्ट है। देखो, इसका जवाब एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर हम ये रिएक्शन एक बंद सिस्टम में करें, जैसे एक पूरी तरह से सील बंद डिब्बे में, तो गैस डिब्बे के अंदर ही रहेगी और जब तुम उसका वजन करोगी तो गैस के उड़ने के बाद भी कुल वजन एकदम बराबर ही निकलेगा। ओह वाह, मतलब गैस कहीं गायब नहीं हुई, बस हवा में है। एग्जैक्टली। संतुलित समीकरण में तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या एकदम समान होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम अभिक्रियाओं के प्रकार शुरू करेंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, कॉम्बिनेशन। इसका सीधा सा फंडा है, जब दो मिलकर एक हो जाएं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कोयले का जलना या पानी का बनना। अच्छा, इसके और भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं क्या? हाँ, एक सबसे खास उदाहरण है, जब हम बिना बुझे चूने यानी क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं तो वो तेजी से जुड़कर भुजा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम बनाता है। सब मैंने ये रिएक्शन स्कूल की लैब में देखी है। हाँ, इस प्रक्रिया में ना वो जो बर्तन होता है वो अचानक से बहुत गर्म क्यों हो जाता है? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। और ये एक मेजर एग्जाम अलर्ट है। इस प्रक्रिया में जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं ना, उनकी अतिरिक्त ऊर्जा भारी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। ओह, मतलब वो एनर्जी हीट बन के बाहर आ रही है। बिल्कुल। बिना बुझे चूने और जल की यह अभिक्रिया एक तीव्र ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक संयोजन अभिक्रिया है। समझ गई, हीट निकले तो एक्सोथर्मिक। सही। चलो अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये संयोजन का ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन। मतलब इसमें चीजें टूटती होंगी। एग्जैक्टली। एक का टूटना और अनेक में बंटना। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। और तोड़ने के लिए तो ऊर्जा चाहिए होगी, है ना? आपने पहले बताया था। बहुत अच्छे। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमेशा बाहरी ऊर्जा का हथौड़ा चाहिए, चाहे वो ऊष्मीय यानी गर्मी हो, विद्युतीय यानी बिजली हो, या प्रकाशीय यानी सूर्य की रोशनी हो। सर, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा इस्तेमाल होती है? वो भी तो वियोजन ही है ना? अरे वाह, क्या सवाल पूछा है। ये लो एक और एग्जाम अलर्ट। इस ट्रिक से तुम आंसर कभी नहीं भूलोगी। क्या ट्रिक है? फोटोग्राफी में लाइट चाहिए होती है, राइट? तो सूर्य का प्रकाश सिल्वर ब्रोमाइड के बॉन्ड्स को तोड़ देता है। इसी प्रकाशीय वियोजन का उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ओह, लाइट से सिल्वर अलग हो जाता है, ये तो बहुत अमेजिंग है ना? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं केमिस्ट्री के बाहुबली नियम को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाहुबली नियम? ये कैसा नाम हुआ? क्योंकि इसमें ताकत का खेल है। इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील यानी ताकतवर तत्व एक कम अभिक्रियाशील यानी कमजोर तत्व को उसके यौगिक से धक्के मारकर हटा देता है। और ये कैसे पता चलता है कि कौन बाहुबली है और कौन कमजोर? इसके लिए हमारे पास सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। वही तय करती है कि कौन सा तत्व बाहुबली है। सर, तो वो जो लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं राइट, और उसका रंग बदल जाता है, वो भी यही है क्या? हाँ, और ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। बोर्ड्स में बार बार पूछा जाता है। होता क्या है कि लोहा कॉपर से अधिक ताकतवर होता है, इसलिए वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। अच्छा, तो इसीलिए वो नीले कॉपर सल्फेट का रंग हल्का हरा हो जाता है। बिल्कुल सही, लोहे ने कॉपर की जगह ले ली, इसलिए रंग हरा हो गया। चलो अब विस्थापन के बाद अगली स्लाइड देखते हैं, द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण यानी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, अब आयनों की अदला बदली का म्यूजिकल चेयर वाला खेल शुरू होगा। इस अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है। तो ये सॉलिड्स में भी हो सकता है क्या? नहीं, ये ठोस अवस्था में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए जलीय विलयन या एक्वस स्टेट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और सर ये अवक्षेपण क्या होता है? जब ये अदला बदली होती है ना, तो कई बार कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनकर बर्तन के नीचे बैठ जाता है। उसी को अवक्षेपण या प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या ये अवक्षेप हमेशा सफेद रंग का ही होता है? मैंने लैब्स में ज्यादातर व्हाइट ही देखा है। और ये रहा तुम्हारा एक और एग्जाम अलर्ट। नहीं, ये हमेशा सफेद नहीं होता,
रंगीन भी हो सकता है। वेट, सच में? जैसे कौन सा रंग? जैसे लेड आयोडाइड का जो अवशेप बनता है ना, वो एकदम चमकीला पीला होता है। हालांकि एग्जाम के नजरिए से बेरियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सफेद अवशेप है और पानी में अघुलनशील होता है। ओके, तो बेरियम सल्फेट वाइट है और लेड आयोडाइड येलो, याद रहेगा। गुड। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग माने जाने वाले टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करेंगे। उपचयन एवं अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या सिंपली कह लो रिडॉक्स। हाँ सर, ये रेडॉक्स बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कुछ चक्कर होता है ना? किताबी भाषा में हाँ। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन इसका ठीक उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन असली विज्ञान कुछ और है। असली विज्ञान वो क्या है? ये सारा खेल सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लेन देन का है। जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन खोता है उसका उपचयन होता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। और जब ये दोनों एक साथ हों तो उसे रिडॉक्स कहते हैं। सर, मेरा एक डाउट है, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना जरूरी ही है? मतलब कंपलसरी ही है क्या? बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट है ये इस पर जोर देना। रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना अनिवार्य है, तभी बैलेंस बनता है। ओह, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बस नाम के हैं, असली काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है। एकदम सटीक समझे। चलो अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ऊष्माक्षेपी वर्सेस ऊष्माशोषी, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच का जो तापमान का उतार चढ़ाव है उसे समझते हैं। सर, एक्सोथर्मिक तो वो था ना जिसमें गर्मी बाहर निकलती है? हाँ, ऊष्माक्षेपी में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना। और ऊष्माशोषी में ऊष्मा सोख ली जाती है, जिससे बीकर बर्फ जैसा ठंडा भी लग सकता है। और आपने बताया था कि ये सारी वियोजन अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक होती हैं क्योंकि बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हथौड़े वाली एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सही याद है। सर, एक बहुत ही रियल लाइफ सवाल है। हमारे घरों के आसपास जो कचरे से खाद या कंपोस्ट बनती है, वो कौन सी अभिक्रिया है? मुझे लगता है वो एंडोथर्मिक होगी क्योंकि कचरा टूट रहा है। हाँ, और यहीं पर आता है एक मेजर एग्जाम अलर्ट। देखने में लगता है कि कचरा टूट रहा है तो ऊष्माशोषी होगा, लेकिन असल में कचरे से कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। वेट, एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से गर्मी निकलती है? ऐसा क्यों? क्योंकि कंपोस्ट में सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं जो उस कचरे के बॉन्ड्स तोड़कर उसे खाते हैं और अपने श्वसन के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। ओह वाओ, मतलब वो माइक्रोब सांस ले रहे हैं इसलिए गर्मी निकल रही है। ये तो बहुत अमेजिंग है ना? चलो अब अपनी अगली स्लाइड पर आते हैं। अब हम इस चैप्टर के थोड़े व्यवहारिक या प्रैक्टिकल हिस्से पर आएंगे। जब धातुएं बीमार पड़ जाएं, यानी संक्षारण या करोजन। बीमार धातुएं मतलब जंग लगना, राइट? एग्जैक्टली। जब कोई भी धातु लंबे समय तक अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। हाँ, लोहे पर जंग लगना तो सबने देखा है। लेकिन लोहे पर जंग लगने के लिए एक शर्त है। पानी और ऑक्सीजन दोनों का एक साथ मौजूद होना बहुत जरूरी है, और इससे बचाव के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसमें लोहे पर जिंक की मजबूत परत चढ़ाई जाती है। सर, क्या संक्षारण में सिर्फ लोहे का ही रंग बदलता है या चांदी और तांबे जैसी धातुओं का भी? और ये रहा तुम्हारा एग्जाम अलर्ट। सिर्फ लोहा नहीं, अलग अलग गैसों के कारण अलग अलग धातुओं के रंग बदलते हैं। अच्छा, जैसे तांबे पे कैसा रंग आता है? लोहे पर लाल भूरी परत चढ़ती है, तांबे पर हरी परत चढ़ती है और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, चांदी पर कारी परत हवा में मौजूद सल्फर गैस के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण आती है। ओके, तो चांदी काली हो जाती है सल्फर की वजह से। नोट कर लिया। गुड। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं की बीमारी के बाद अब मैं तुमसे पूछता हूं, तैलीय भोजन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तैलीय भोजन मतलब ऑयली खाना। हवा। सही जवाब। जब वसा युक्त और ऑयली खाने का हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में उपचयन हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। इसे विकृत गंधता या रैंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, वो जो चिप्स पुराने हो जाने पर अजीब सी स्मेल करते हैं, वो रैंसिडिटी है? हाँ, और ध्यान रखना, बिना तेल वाला खाना बैक्टीरिया से खराब होता है। उसे हम तकनीकी रूप से विकृत गंधता नहीं कहते। सर, यहाँ एक बच्चों का फेवरेट डाउट है।
हम जो आलू चिप्स के पैकेट लाते हैं उसमें चिप्स कम और हवा इतनी ज्यादा क्यों भरी होती है? ये डाउट तो सबको होता है, तो इसका एग्जाम अलर्ट सुन लो। वो हवा नहीं होती, वो शुद्ध नाइट्रोजन गैस होती है। वेट, नाइट्रोजन? ऑक्सीजन क्यों नहीं? चिप्स में नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि ये एक अक्रिय या इनर्ट गैस है जो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये बाहर की ऑक्सीजन को चिप से दूर रखती है ताकि खाना सुरक्षित रहे। ओह, तो वो हवा हमें धोखा देने के लिए नहीं बल्कि खाने को बचाने के लिए होती है। बिल्कुल। अब चलो अपनी अगली स्लाइड देखते हैं, महातुलना या मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स। हम इस पूरे उपचयन के कॉन्सेप्ट को एक मैट्रिक्स में समेटेंगे। हाँ सर, एक क्विक समरी टाइप हो जाएगा। तो देखो, संक्षारण धातुओं पर होता है और विकृत गंधिता तेल वाले भोजन पर। संक्षारण का कारण है नमी, अम्ल और ऑक्सीजन, जबकि विकृत गंधिता का कारण है सिर्फ हवा या ऑक्सीजन। और परिणाम में धातु नष्ट हो जाती है और खाने का स्वाद खराब हो जाता है ना? बिल्कुल। और बचाव के लिए हम धातुओं पर पेंट या गैल्वेनाइजेशन करते हैं और खाने को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस या एयरटाइट बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सर, एक बात बताइए कि क्या हम विज्ञान का इस्तेमाल करके इन प्रक्रियाओं, मतलब संक्षारण और विकृत गंधिता को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? बहुत ही डीप सवाल है और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम अलर्ट ये है कि नहीं, हम इन्हें हमेशा के लिए कभी रोक नहीं सकते। मतलब कभी ना कभी तो खाना खराब होगा ही। हाँ, विज्ञान के प्रयोग से हम इन्हें बहुत धीमा जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का ये चक्र कभी रुकता नहीं है। ये तो काफी फिलोसॉफिकल बात हो गई, है ना? और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अंतिम और सबसे दिलचस्प स्लाइड पर, ऑक्सीजन पैराडॉक्स। ऑक्सीजन पैराडॉक्स, ये क्या है? सोचिए, यदि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन अचानक से दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? हमें सांस लेने में और आसानी होगी और एनर्जी मिलेगी। लगेगा तो ऐसा ही, लेकिन असल में उपचयन इतनी तेज गति से होगा कि संक्षारण और विकृत गंधिता दुनिया भर की चीजों को पल भर में नष्ट करने लगेंगे। वेट, सीरियसली? हाँ, लोहे के मजबूत पुल हफ्तों में जंग खाकर गिर जाएंगे और खुला खाना तुरंत बासी हो जाएगा। बाप रे, मतलब जो ऑक्सीजन हमें जीवन देती है वही चीजों को खत्म भी कर रही है। बिल्कुल। और यही है द अल्केमिस्ट कोड का सबसे बड़ा रहस्य। ऑक्सीजन जीवन यानी श्वासन के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन विडंबना यह है कि यही धातुओं और भोजन का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ये तो सच में एक अल्टीमेट पैराडॉक्स है। लाइफ भी दे रही है और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रही है। एग्जैक्टली। और इस कोड को समझकर ही इंसान अपनी दुनिया को बचा सकता है। वाओ सर, आज का ये सेशन तो सच में एक माइंड ब्लोइंग जर्नी थी। बॉन्ड्स के टूटने से लेकर इस ऑक्सीजन पैराडॉक्स तक। हाँ, तो आज के सफर का क्विक रिकैप यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी हर सांस में और हमारे आसपास के हर बदलाव में मौजूद हैं। और सर, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए अब। बहुत बढ़िया। और सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही मोटिवेशनल मैसेज है कि बोर्ड्स में सफलता एक दिन की पढ़ाई से नहीं, बल्कि रोज की कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी से आती है। बिल्कुल सही कहा सर, कंसिस्टेंसी इज की। देखें तो जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज है जो इस ऑक्सीजन के उपचयन के प्रभाव से पूरी तरह बची हुई है? इस पर गहराई से विचार करना। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मैं तो आज ही घर जाके चेक करने वाली हूँ। हाँ, जरूर करना। तो अगर आज की क्लास और ये डीप डाइव आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच सर, आज की इस अमेजिंग क्लास के लिए। वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, सिर्फ एग्जाम विजन एकेडमी पर।